हो गया क्या? सिद्धांत हो गया ना 2 नंबर? कहां तक लिख लिया था? शैक्षिक महत्व लिख रहे हैं। पहला कौन सा लिखा? पुनरावृत्ति पर बल देता है। उसके बाद क्या करता है? यांत्रिक तरीके से सिखाने पर बल देता है। पेशीय या व्यवहारवादी अधिगम पर आधारित है और अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है। अच्छा, अगला और लिखो। अगला और लिखो। लिखिए, हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, अगला शैक्षिक महत्व है ना, हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग, ऑडियो विजुअल मटेरियल जो सामग्री का निर्माण करते हैं ना, हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत की देन है। इसी सिद्धांत की देन है। कैसे है बताओ? जैसे मान लो आपको बच्चों को ताजमहल पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? ताजमहल। तो आप बच्चों को अपनी क्लास से उठाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे और कहां ले जाएंगे? ताजमहल ले जाएंगे। और ताजमहल को फिर दिखाकर वो बताएंगे कि देखो ये 4 मीनार है, ये ताजमहल है, यहाँ शाहजहां है, यहाँ मुमताज है, अलग अलग बताएंगे ना आप। ये इसकी कब्र है, ये है, सारी बातें बताएंगे। ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। मुझे बताइए, आप जो उन्हें आगरा में ताजमहल ले गए, आगरा ले गए, और वहां पर जो कुछ बता रहे हैं उसको देखकर बालक जो सीख रहे हैं वो स्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा की गई स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि नहीं है? लेकिन ऐसा संभव है क्या? सब जगह संभव नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे? ताजमहल का एक मॉडल बनाएंगे और लाके स्कूल में लाके लटका देंगे, और फिर उस मॉडल को उनको बता बता के सिखाएंगे। मुझे बताओ, उस मॉडल के माध्यम से बालक तो वही क्रिया कर रहे हैं ना, जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होती है, वो क्रिया किसके साथ हो रही है? क्योंकि अब ताजमहल का मॉडल स्वाभाविक उद्दीपक थोड़ी है। किस प्रकार का है? अस्वाभाविक। तो ये इस प्रकार के ऑडियो विजुअल मटेरियल्स जो स्कूल में हम लोग लगाते हैं, क्लास में हम लोग लगाते हैं, किसी का मॉडल बना के ले जाना, किसी का चार्ट बना के ले जाना, ऐसे दृश्य सर्वे सामग्री का जो भी प्रयोग करते हैं ना, वो प्रयोग किसकी देन है? इसी सिद्धांत की देन है। यही सिद्धांत कहता है जो स्वाभाविक उद्दीपक से काम करता है ना, वो किससे करवा लेना चाहिए? अस्वाभाविक उद्दीपक से करवा लेना चाहिए। तो हमने इस सिद्धांत के बाद ही अपने कक्ष में क्या करना लग गए? हम लोग मॉडल और इन चार्ट का प्रयोग करने लग गए। बात क्लियर हो जाएगी? फिर अगला लिखो। लिखो, यह सिद्धांत प्रेम का विकास करने एवं भय संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक है। एवं भय संबंधी रोगों को, भय मतलब फियर, डर, भय संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक है। यह सिद्धांत प्रेम का विकास करने एवं भय संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक है। यह किसके अनुसार है? वॉटसन के अनुसार है ना। प्रेम का विकास होगा और कौन से रोग दूर हो जाएंगे? यदि कोई फियर संबंधी, डर संबंधी कोई रोग है ना बालकों में, जैसे मान लीजिए बालक ने कहा कि मैं वहां जाता हूं तो मुझे डर लगता है, तो फिर उस बालक को वहां पर लगातार वो प्रतिक्रिया करवाना, उसको वहां पर ले जाना, वहां पर ले जाकर उसे कहना कि देख बेटा अब डर नहीं लग रहा है तुझे। लगातार यदि इस प्रक्रिया को दोहराओगे, पुनरावृत्ति करते जाओगे, तो एक दिन बच्चा उस जगह से डरना बंद कर देगा, या किसी चीज से डरना बंद। जैसे बच्चा किसी टीचर से डर रहा है और लगातार आप उसके साथ संपर्क में रहेंगे तो वो आपसे डरना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि जो प्रेम का विकास करता है और किसका? भय संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक होता है। कौन सा सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिया। इसके शैक्षिक महत्व से ज्यादा लेना देना नहीं है, यहां से ज्यादा सवाल नहीं आते। थोंडाई के तो शैक्षिक महत्व से ज्यादा सवाल आते हैं, इसकी तो शब्दावली से ज्यादा सवाल आते हैं। यह सिद्धांत यहीं पर रुका नहीं है, यह सिद्धांत तो आपने देख लिया। इसके बाद में इसमें कुछ मुख्य मुख्य शब्दावलियां काम में ली जाती है, उन शब्दावली से सवाल पूछे जाते हैं। आजकल यहां तक, जहां तक हमने पढ़ा है ना, यहां तक सबको पता रहता है, उससे आगे होता है। तो आप अलग से लाइन लिखिए, मुख्य शब्दावलियां।
या मुख्य शब्दावली, सब हेडिंग है ये ना, मुख्य शब्दावली। लिखना नहीं है एक बार, है ना, आपको केवल देखना है। ये 5 शब्दों से संबंधित सवाल हर बार पूछे जाते हैं। ये इसी के सिद्धांत से संबंधित है। विलोप या विलोपीकरण, विलोप या विलोपीकरण। एक है स्वतः प्राप्ति और एक होता है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, और एक होता है उद्दीपक विभेदीकरण, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, और एक होता है समय कारक, टाइम फैक्टर। बात समझ पा रहे हैं? 5 शब्दों की चर्चा की जाती है, क्या होता है, कैसे होता है, उदाहरण देके पूछा जाता है और फिर कहा जाता है निम्न में से क्या है। बताऊं कैसे पूछा जाता है? जैसे एक उदाहरण पूछा गया कि एक बालक बगीचे में फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे कांटा चुभ जाता है तो बालक रोने लगता है। अब घर में पड़ी गुलाब जैसी लाल वस्तुओं को देखकर बालक रोने लग जाता है। फिर ये ऑप्शन में मिलते हैं, वहां फिर वो नहीं मिलता है, उद्दीप अनुकूलित अनुक्रिया, भूल एवं प्रवर्तन का सिद्धांत, ये मिलते हैं। फिर इनमें से बताओ आप। उद्दीपक सामान्यीकरण। एक बार तो हद कर दी अगले ने, एक सवाल दिया आधे पेज का। कितने पेज का दिया? आधे पेज का। फिर उसमें अंडरलाइन की 4 जगह, 4 जगह उस सवाल में अंडरलाइन की, और फिर पूछा कि अंडरलाइन के नीचे लिख दिया नंबर 1 अंडरलाइन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। निम्न में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 और ये चारों वाले ऊपर वाले लिख दिए, और फिर कहा इन चारों को आपस में मिलाइए। मतलब एक ही उदाहरण में चारों चीजें पूछ ली, एक ही उदाहरण में। और सवाल केवल एक पेपर में एक ही सवाल छपा था, वो एक पेज में, पूरे पेज में एक ही सवाल था। लोगों को लगा यार क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। ये कोई विशेष बात नहीं कह रहा था, वो उसी चीज को समझाना चाह रहा था, आपको आपसे समझना चाह रहा था। देखिए क्या कहता है, विलोप का मतलब क्या होता है, विलोपीकरण। यदि आप लगातार, ये कह रहा है कि लगातार यदि आप कुत्ते के सामने घंटी बजाओगे उसे भोजन दोगे ही नहीं। अनुबंधन तो स्थापित हो चुका है, घंटी बजाने से कुत्ता लार दे रहा है, लेकिन यदि आपने लगातार 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन केवल घंटी बजाई है, भोजन दिया ही नहीं है, तो एक दिन कुत्ता कहेगा यार क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार, बिना मतलब में लार दे रहा हूं और भोजन आ ही नहीं रहा है। बताओ एक दिन ऐसा आ जाएगा ना जब वापस वो लार देना बंद कर, अनुबंधन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस प्रक्रिया को बोलते हैं विलोप। किसका विलोप होना? अनुबंधन का विलोप हो जाना। किसका विलोप होना? अनुबंधन का विलोप होना। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसको साधारण भाषा में नहीं लिखेंगे आपसे। मुझे बताओ, विलोप हो रहा है कि आपने घंटी, लगातार घंटी बजाई जाई, आपने भोजन दिया ही नहीं, उसे भोजन दिया ही नहीं, तभी तो उसने लार देना बंद किया है ना भाई। आपने भोजन दिया ही नहीं तब उसने लार देना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। घंटी को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा उद्दीपक है? कौन सा? अस्वाभाविक। और क्या बोलेंगे? अनुबंधित या अनानुबंधित? अनानुबंधित। देखो इसमें लिखता है अगला कि यदि लगातार अनानुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाता है, उसके साथ में अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुबंधित अनुक्रिया का समाप्त हो जाना निम्न में से क्या कहलाता है? इन तीनों को अपनी भाषा में लिख के देता है वो ना, तब हम घूम जाते हैं कि यार ये है क्या। वास्तव में ये है कि लगातार घंटी बजाओगे ना तो कुत्ता लार देना क्या कर देगा? बंद कर देगा, समाप्त कर देगा। अब कुत्ता लार नहीं देगा भाई। आप एक बार अनुबंधन हो गया, और यदि आप लगातार उसे कुछ देंगे ही नहीं, उस कुत्ते को भोजन देंगे ही नहीं, तो वो अनुबंधन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर है?
दूसरी स्थिति में यदि मान लीजिए अनुबंधन स्तंभ हो गया, कुत्ते को छोड़ दिया गया पावलोव द्वारा, 6 महीने बाद उस कुत्ते को वापस पकड़ा उसी कुत्ते को पावलोव ने, और फिर दोबारा से वो प्रज्ञानली लगाई और प्रज्ञानली लगा के उसको भोजन दिया, पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, फिर घंटी बजाई फिर भोजन दिया। मुझे बताओ उस कुत्ते को बहुत जल्दी वापस अनुबंधन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ज्यादा क्रियाएं दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। उसे बोलते हैं स्वतः प्राप्ति। क्या हो जाए ना? स्वतः प्राप्ति। मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप ही उसे क्या हो जाएगी। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रीवल। कई बार हम क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कोई चीज हम डिलीट कर दी और उसको हम वापस भाई रिसाइकिल बिन में से रिट्रीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अपने बिन में से वापस ला सकते हैं ना चीज को। इसका मतलब है जो एक बार अनुबंधन खत्म हो गया था उसको आप वापस भी ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? स्वतः प्राप्ति कहलाएगा। फिर इसके बाद में एक होता है उद्दीपक जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब यह होता है कि एक बालक द्वारा यदि मिलते जुलते उद्दीपकों में अंतर नहीं करना जानता है, वो एक बालक उस वास्तविक उद्दीपक के समान ही मिलते जुलते उद्दीपक के साथ क्रिया कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण। सोच के देखिए, मैंने एक आपको उदाहरण दिया था। मैंने कहा मान लीजिए एक कोई भैं है और उसका बच्चा मर गया है। वो उस बच्चे को देखकर जो दूध देती थी वो तो था वास्तविक उद्दीपक, और वास्तविक उद्दीपक के साथ क्रिया कर रही थी। लेकिन अब आपने उसकी एक प्रतिकृति या मॉडल बनाया है और उसका मॉडल बनाकर उसके सामने प्रस्तुत किया है, और वो उसे वास्तविक उद्दीपक ही समझ रही है। इसका मतलब उद्दीपक जनरलाइजेशन हुआ है, सामान्यीकरण हुआ है। वो मिलते जुलते उद्दीपक के साथ भी वही क्रिया कर रही है जो वास्तविक उद्दीपक के साथ करनी चाहिए थी। तो वो क्या बन जाएगा? उद्दीपक सामान्यीकरण बन जाएगा। आप सोच के देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है। किसके लिए रो रहा है? अपनी मां के लिए रो रहा है कि उसे अपनी मां आके गोद में उठा ले तो फिर रोना बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी महिलाएं हैं वहां पर, और उसकी मां के ध्यान में नहीं है, कोई दूसरी महिला है जिसने उसकी मां जैसे कपड़े पहने हैं। भाई महिलाओं ने कपड़े लगभग समान पहने होते हैं, अब उसने मां जैसे कपड़े पहने, तो जैसे ही वो बच्चा रोएगा चिल्लाएगा, वो महिला उसके पास जाएगी और जाके उसको गोद में उठाएगी। बताओ वो बच्चा रोना बंद कर देगा कि नहीं कर देगा? क्योंकि वो उसमें और उसमें समानता देख रहा है, वो उसे ही मां समझ रहा है। इसका मतलब उद्दीपक क्या है? सामान्यीकरण है। बात समझ पा रहे हैं? गुलाब को फूल तोड़ रहा था, कांटा चुभने पर उसे दर्द हुआ और वो रोने लग गया। अब गुलाब जैसी कोई भी वस्तु को देखकर वो रोने लग रहा है, इसका मतलब उस जैसा ही तो इसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसे बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। लेकिन आप स्थिति देखिए, एक बार ऐसी स्थिति आएगी ना जब वो वास्तविक उद्दीपक और मिलते जुलते उद्दीपक के मध्य अंतर करना सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा? भाई लगातार यदि उस भैं के सामने वो मॉडल अपने बच्चे की प्रतिकृति प्रस्तुत करोगे तो 2-4 दिन 5 दिन में वो समझ जाएगी कि ये वो नहीं है। उद्दीपकों के मध्य विभेद कर लेगी कि नहीं कर लेगी? उद्दीपक विभेदीकरण। यदि मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए तो बच्चा गोद में चुप हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में पहचान जाएगा कि नहीं पहचान जाएगा कि मां नहीं है, वापस रोने लग जाएगा। इसका मतलब उद्दीपकों के मध्य क्या कर लिया उसने? विभेद कर लिया है। अच्छा, वो 2-4 दिन 5 दिन तो उस गुलाब जैसी वस्तु से डरेगा, लेकिन एक न एक दिन तो वो इस बात को पहचान जाएगा ना कि ये वो गुलाब नहीं है, ये दूसरी वस्तु है। 2-4 दिन 5 दिन तो वो थोड़े दुकानों पर, 5-7 दुकानों पर वो गुब्बारा देखेगा ना, पहले फटा था ना तो रोया था, अब गुब्बारा देख के रोने लग गया, उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। लेकिन थोड़ी देर में वो फिर अभ्यस्त हो जाएगा, वो समझ जाएगा, बोले वो गुब्बारा अलग था, ये गुब्बारा अलग है, ये फट नहीं रहा है। इसका मतलब वो उद्दीपक क्या कर रहा है? विभेदीकरण कर रहा है, अंतर स्पष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसे बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। उद्दीपकों के मध्य क्या कर लेना? विभेद कर लेना। बात क्लियर हो गई है? कई बार हम किसी आदमी को पहचानते हैं और उस जैसा ही कोई दूसरा आदमी मिलता है, हम उसको वही समझ बैठते हैं, तो वो उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी बातों से, हम किसी से फोन पर बात करते हैं, अब आप सोच के देखिए, अपना जो उद्दीपक है उसके अलावा किसी दूसरे उद्दीपक ने फोन उठा लिया, होता है ना ऐसा? कई बार हम जिसे बात करना चाहते हैं और हम थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाते हैं, वही क्रियाएं करते हैं उसके साथ में जो वास्तविक उद्दीपक के साथ में करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमारे समझ में आ जाता है कि यार ये उद्दीपक अलग है और वो उद्दीपक अलग है। इसका मतलब उद्दीपक विभेदीकरण हो गया है। बात समझ पा रहे हैं ना? ये स्टिमुलस ये जनरलाइजेशन होगा और ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन होगा। बात क्लियर है? अब देखो यहां का एक सवाल पूछा, किस प्रकार से, जैसे एक सवाल पूछा कि एक विद्यालय में एक गणित का शिक्षक है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं,
गणित का एक शिक्षक था, हो सकता है बच्चों को डरा के धमका के रखता होगा, इसलिए बच्चे बहुत डरते हैं उससे। उसको देखते ही बच्चे शांत होकर बैठ जाते हैं या फिर डरते हैं। ये आपने देखा होगा विद्यालयों में एक दो टीचर ऐसे मिलते हैं जिनसे सब के सब सारे बच्चे नाम लेते ही हाँ कम कपाने लग जाते हैं ना। होना चाहिए ना ऐसा रुतबा? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वरना बालक क्या समझेंगे आपको। आजकल के बालक उड़ा देंगे आपको, जिंदा ही नहीं रहने देंगे। ऐसा होना चाहिए, लेकिन नाजायज नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, मार पीट के नहीं होना चाहिए। आपका प्रभाव जरूर होना चाहिए। बिना प्रभाव के जीवोगे तो क्या जीवोगे? फिर आप कहोगे छोरा इधर आ रे, इधर छोरा भाग गया, फिर क्या क्या, क्या जिए, क्या मास्टर बने आप? ये होता है, ये स्कूलों में होता है, और 50% से ज्यादा शिक्षकों के साथ यही हो रहा है। शिक्षक कुछ कर तो नहीं पाते भाई, शिक्षक क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ओके छोरा इधर दौड़ गया, जल्दी आ। वो छोरा क्या नहीं है, सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, वो भाग गया। क्या क्या टीचर बने आप? क्यों बने? प्रभाव तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए अपना प्रभाव बना के रखना है ना। और प्रभाव बनाने के लिए आपको है नहीं, पीछे भागना नहीं, डेमो देना पड़ता है, अपनी रिस्क पर देना पड़ता है, अपनी खुद की जोखिम पर यात्रा करनी पड़ती है। साथ कोई नहीं देता है। वो इतना लंबा सा लट लेके, और 2 दिन नहीं, नियम होते हैं विद्यालय के। बंद हो गया क्या? चलो मैं इधर आ जाता हूँ ना। ये बंद हो गया, चलाएंगे अभी। अभी चलाएंगे जब तक आप मुझे देख लो। हम लोग डायरेक्ट देख लो, प्रत्यक्षता अवलोकनीय है, बीच में आ जाओगे। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि स्कूल में जाओ ना तो अपना प्रभाव जरूर छोड़ के आना। ऐसा नहीं बाकी लोगों की तरह चले गए तो फिर कोई फायदे वाली इन बातें नहीं है। वो है ना, वो मैं सुनाता हूं ना हर बार, एक ही तो शायरी आती है मुझे, कभी सुना ही नहीं मैंने। अरे यार एक शायरी आती है मुझे कि, कब भूल गया हूं तो यार। एक ही आती है और वही भूल गया। प्रभाव खत्म हो रहा है ना। अच्छा, पानी और पसीने में अंतर होता है। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है। पत्थर और नगीने में भी अंतर होता है। पानी समझते हैं ना, ये रहा। पसीना समझते हैं ना। अच्छा, पत्थर क्या होता है? भाटा। और नगीना जिसको तराश कर बनाया गया हो ना। देखिए पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। ए बुद्ध जिलों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। हाँ बजाओ तो बजाओ, नहीं बजाओ तो मत बजाओ। लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है कि सांस ले तो हर कोई लेता है, लेकिन जी हर कोई नहीं रहा है। जीना चाहिए ना, तो रुतबा होना चाहिए अपना। बिल्कुल ये कह रहा है रुतबा होना चाहिए फैकल्टी में। हेमंत चौहान कह रहा है होना चाहिए। हाँ अपना खुद का रुतबा होना चाहिए। आपको मैं बड़ा शालीन लग रहा हूँ ना? लग रहा है ना, बहुत शालीन हूँ मैं। हाँ स्कूल में अपने यूं होता है, दूर से बच्चे सुन लेना अचानक से कि वो राक्षस आ गया, नाम सुन लेना, नाम सुन लेना, उसके बाद आधे एक तो वाटरफॉल झरना शुरू हो जाए। ये सिचुएशन है ना। ये यहाँ तो मैं बहुत शालीन रहता हूँ क्योंकि आप सब तो मास्टर है, इसलिए रहता हूँ। हाँ, लेकिन अनुशासन के तौर पर हम नहीं बख्शते किसी को। अनुशासन सीखना चाहिए, पढ़े नहीं पढ़े भाड़ में गया। यदि स्कूल एजुकेशन तक अनुशासन सीख लिया ना बच्चे ने, फिर वो आगे बहुत जीवन में बहुत काम आएगा। अनुशासन कैसा? स्कूल में कोई बहुत बड़ा अनुशासन नहीं होता है, लेकिन स्कूल में जैसे कुछ मेरे फिक्स नियम होते हैं। एक तो आप इन शर्ट रहोगे हमेशा, एक आप हमेशा जूते पहन के रहोगे, शर्ट बाहर नहीं दिखना चाहिए, एक ये फोल्ड नहीं होनी चाहिए, हाँ ये फोल्ड नहीं होनी चाहिए, ये सीधी होनी चाहिए, एक वो बींद राजा वाली एक तरफ वाली कटिंग नहीं होनी चाहिए, बाल छोटे छोटे होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, कपड़े मैले नहीं होने चाहिए। ये अच्छा, ये ऊपर वाला बटन बिल्कुल बंद होना चाहिए। हाँ ऊपर वाला बटन खुला नहीं होना चाहिए, बोसगिरी नहीं दिखानी है। और विद्यालय में चलते हुए कभी भी किसी के ऐसे
यूं नहीं चलना चाहिए कभी भी, यूं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के मस्ती से नहीं, और पाँव को ऐसे ऐसे रगड़ के नहीं चल सकता है, उठा के चलना पड़ता है। ये बहुत सारे नियम होते हैं, अनुशासन के होते हैं, और ये जाते ही सिखा दिए जाते हैं। और फिर नहीं मानते हैं ना, कुछ बॉस होते हैं ना जो नहीं मानते हैं, पता है ना आपको। डेमो देने का तरीका वही होता है, पहले जो आपको लगता है ना विद्यालय में कि यार ये बॉस है, ऐसे 4-5 बॉस को पकड़ो और उनको लाओ ग्राउंड में, और बाकी सभी वालों को दिखाओ, पूरी स्कूल को दिखाओ, और फिर बॉस को ढंग से दे दनादन दे दनादन। देखो यात्रा अपनी रिस्क पे करनी है, मेरे से ये सीख के नहीं जाना है, फिर बचाने कोई नहीं आएगा यदि मामला उल्टा पड़ गया तो, उल्टा फंस गया तो। लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद में ये होना चाहिए कि होगा तो मैं संभाल लूंगा, ये स्थिति होनी चाहिए। यदि वो बॉस पाँव में गिरे तब तक, जब तक वो कहे ना कि एक बार छोड़ दे काली गाय धूल खाई, आज के बाद जीवन में नहीं करूंगा, पूरी स्कूल, आप जब तक उस स्कूल में रहोगे ना, पूरी स्कूल उसको उनको लगेगा कि यार वो जो बॉस थे ना वो भी कुछ भी नहीं है, तो हम तो है ही क्या। दोबारा नहीं होगा, फिर दोबारा स्थिति होगी ही नहीं, दोबारा ऐसी सिचुएशंस आएगी नहीं। होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा नहीं। अच्छा बच्चों के साथ प्रेम भी करो, जैसे मैं आपके साथ हंस रहा हूं ना, आपके साथ हंस रहा हूं, ऐसे मैं स्कूली बच्चों के साथ रहता हूं, स्कूली बच्चों के साथ में, और ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। मैं बच्चों के साथ जब भी कोई कार्यक्रम चलता है तो उसमें डांस बच्चे 2 घंटे करते हैं, मैं 3 घंटे करता हूं। वो बच्चे 2 घंटे करेंगे ना तो मैं 3 घंटे डांस करूंगा। अच्छा बच्चे जो खेल रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो वो खेल में साथ खेलता हूं उनके, चाहे वो कबड्डी खेल लें, चाहे वो क्रिकेट खेल लें, चाहे छोटे बच्चे वाले वो कोर्डो विदाम को और घूम घूम के खेल लें, चाहे भले वो रुमाल झपटा खेल लें, उनके साथ मिलके इन खेलने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विद्यालय में कोई भी लड़का या कोई भी लड़की मेरे से स्पष्ट तक खुलकर बात कर सकता है। उनके यदि कोई भी समस्या आती है ना तो वो तुरंत मेरे पास आते हैं किसी भी प्रकार की, और वो आके मुझे सारी बात समझाते हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा वो भी मेरी वजह से ही है। सबसे ज्यादा यदि उनको लगता है ना, उनको कोई किसी की रूह कांपती है ना, कुछ लोग टीसी लेके चले जाते हैं, बोले यहां तो नहीं पढ़ेंगे, यहां राक्षस है, क्या नहीं पढ़ेंगे। वो कौन जाते हैं, बॉस होते हैं वो। तो होना चाहिए अपना थोड़ा बहुत रखना ना, जीवन में जीने के लिए, अपने आप को कुछ बनाने के लिए, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। पूरे गांव में नौकरी करके आ जाओगे 20 साल उस गांव में, और गांव वाले कहेंगे अच्छा आप यहीं थे क्या, हाँ बोले 20 साल से यहीं थे। पहले वो पूरा हो जाना चाहिए, डेमो पूरा हो जाना चाहिए। हमने तो डेमो सेट किया ना 15-20 दिन में सब जगह पूरे घर, क्योंकि बच्चे प्रत्येक घर के आते हैं, और बच्चे हाँ सर्वाधिक हमेशा घर जाके उसी टीचर की बात करते हैं जिसको वो ज्यादा पसंद करते हैं। हमेशा टीचर की किसकी बात करेंगे, जिसको वो ज्यादा पसंद करते हैं। प्रत्येक बच्चे की जुबान पर होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे की जुबान पर। कई बार तो लोग आकर ये कहते हैं कि अच्छा आप ही होगे बाजिया जी, मैंने कहा मैं ही हूं। क्या हुआ, बोले दिन और रात एक ही रट रहती है बच्चों के मैं ही हूं बताना और पड़ता है। तो बच्चों के साथ बच्चा और वर्द के साथ वर्द बनकर रहना अच्छा होता है। हाँ अच्छा होता है, लेकिन लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा होता है हर टाइम आप नहीं, लेकिन लिमिट जरूर होनी चाहिए ना। चलिए खैर, हमें तो कहाँ की बात चल रही थी, हमें तो इससे मतलब है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा था कि एक शिक्षक गणित का शिक्षक है जिससे बच्चे सर्वाधिक डरते हैं। ठीक है, उस शिक्षक का नाम सुनते ही देखो, आप सोच के देखो, उनको आहट हुई है कि वो शिक्षक आ सकता है और बच्चे डर गए, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्रिया कर दी कि नहीं कर दी, अनुबंधन स्थापित हो गया कि नहीं हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि उस शिक्षक का ट्रांसफर हो गया, उस शिक्षक का ट्रांसफर हो गया। बताओ बच्चों को मजा आया कि नहीं आया, हैं? बच्चों को आनंद आया। अच्छा अब मुझे देखिए, उस टीचर की जगह दूसरा गणित का टीचर आ गया वहां पर, उस टीचर की जगह दूसरा गणित का टीचर आ गया। गणित वाले टीचर से वो पहले डरते थे, क्या दूसरा गणित वाला टीचर आएगा उससे भी डरेंगे कि नहीं डरेंगे, क्योंकि उसका सब्जेक्ट समान है। उनको लगा कि यार वो भी गणित का था, ये भी गणित का है। 2 दिन 5 दिन 7 दिन वो जरूर डरेंगे उससे। ये उद्दीपक सामान्यीकरण है भाई। उस गणित वाले फैकल्टीज की जगह इस गणित वाली फैकल्टी से भी डरना, मतलब वास्तविक उद्दीपक के साथ जो क्रिया कर रहे थे वही उस मिलते जुलते उद्दीपक के साथ किए कि नहीं किए, उसके साथ भी डरेंगे। लेकिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन बाद समझ जाएंगे, बोले वो तो राक्षस था, ये देवता है।
समझ जाएंगे ना? इसका मतलब उद्दीपकों के मध्य क्या कर लेंगे? बताओ, डरना बंद कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विभेद करना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा मुझे बताइए, ये जब विभेद कर लेंगे तो धीरे 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 बच्चे उससे डरना समाप्त कर देंगे, या फिर वो चला गया है तो बताओ उससे अपने आप ही डरना बंद कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब वो शिक्षक यहाँ आएगा नहीं तो वो शिक्षक से डरना बंद कर देंगे। बताओ विलोप भी हुआ कि नहीं हुआ? अनुबंधन का विलोप हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन 6 महीने बाद वापस उनका स्थानांतरण हो गया। बताओ स्वतः प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? अनुबंधन की स्वतः प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? चारों चीजें एक साथ क्लियर हो गई ना? ये गणित के शिक्षक का उदाहरण दिया, 4 जगह अंडरलाइन की, और बताइए किस जगह क्या हो रहा है। एक जगह विलोप हो रहा है, एक जगह उद्दीपक सामान्यकरण हो रहा है, एक जगह उद्दीपक विभेदीकरण हो रहा है, और एक जगह स्वतः प्राप्ति हो रही है। ध्यान रहेगा। फिर ये 5वें में कह रहा है समय कारक। समय कारक का मतलब ये कह रहा है कि घंटी और भोजन के मध्य समय नियत होना चाहिए। घंटी और भोजन के मध्य समय नियत होना चाहिए। घंटी और भोजन के मध्य यदि समय कम है तो भी अनुबंधन स्थापित नहीं होगा, और घंटी और भोजन के मध्य यदि समय ज्यादा है तो भी अनुबंधन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आपने घंटी बजाई और 3 दिन बाद में भोजन दिया कुत्ते को, तो क्या अनुबंधन स्थापित हो जाएगा क्या? या फिर आपने घंटी और भोजन के मध्य अंतर रखा ही नहीं, साथ का साथ ही घंटी ठोकी भोजन डाला, तो भी घंटी बजाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यह कह रहा है कि समय निश्चित होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए ये नहीं बता के गया है। इसके बाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक का माना जाता है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हर्गेन हाप। क्या नाम है? हर्गेन हाप। इन्होंने बताया कि घंटी और भोजन के मध्य यदि आपको अनुबंधन स्थापित करना है तो 0.5 सेकंड का समय होना चाहिए। कितना समय होना चाहिए? 0.5 सेकंड। 1 सेकंड भी नहीं, पूरी आधी सेकंड। कितना टाइम होना चाहिए? आधा सेकंड। आधा सेकंड पहले आप क्या दे सकते हैं उसे? घंटी दे सकते हैं, और फिर क्या बजाएंगे? फिर देंगे उसे भोजन। पहले घंटी बजाएंगे फिर भोजन देंगे। इतना ही समय होना चाहिए। अब मुझे भी सेट नहीं हो रहा है ये, आपको भी नहीं हो रहा है ना? नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। हरगेन आप कह रहा है, हो सकता है ऐसा। वो अपने को साथ लग रहा है, हाँ, लेकिन तब तक वो लार का आना, आपको क्या लगता है लार कोई नहर आ रही है क्या? कि भाई धीरे 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 रवाना होके ना आ रही है। हाँ, वो 2.25 किलो तो मैंने ऐसे ही बताया आपको। लार टपकना मतलब लार का शुरू होना। लार टपकना मतलब क्या है? लार शुरू होना तो माइक्रो सेकंड का काम होता है, तो 0.5 सेकंड से ज्यादा का और कम का समय नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार लिख लो। मुख्य शब्दावली लिखा है। सबसे पहले लिख लो विलोप। घंटी को कौन सा उद्दीपक कहते हैं हम लोग? अस्वाभाविक और अनुबंधित। अनुबंधित उद्दीपक है ना? लिखो, यदि लगातार केवल अनुबंधित उद्दीपक ही, केवल अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक आगे कोष्टक में क्या लिखना है? घंटी। अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया, तो अनुबंधित अनुक्रिया कोष्टक में क्या लिखोगे? लार। समाप्त हो जाती है। हाँ, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हो गया? क्या लिखा है? अब
अब इसमें मैं उदाहरण तो लिखवाना नहीं पड़ेगा ना कि लगातार घंटी बजाने पर, भोजन नहीं देने पर लार क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैंने वो कोष्टक में लिखवा दिया है साथ में ना, तो ये क्या कहलाएगा, विलोप कहलाएगा। आपने लिखा है यदि लगातार, इसे विलोप की संज्ञा दी जाती है, लिख लो, इसे विलोप की संज्ञा दी जाती है, इसे विलोप की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, विलोप की संज्ञा दी जाती है। हो गया। नंबर 2 लिखो, स्वतः प्राप्ति। स्वतः प्राप्ति लिखो, है रिट्रीवल, रिट्रीवर बोलते हैं, रिट्रीवल है, रिट्रीवल, रिट्रीवल। और यह बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रिकवरी। लिखूं क्या, हाँ विल विल, ये स्वतः प्राप्ति से ही है। रिट्रीव करना मतलब वापस प्राप्त करना, पुनः प्राप्ति कहते हैं रिट्रीव, पुनः प्राप्ति। स्वतः प्राप्ति में क्या लिखना है, होती क्या है, लिखो, विलोप की क्रिया के, विलोप की क्रिया के कुछ समय बाद विलोप की क्रिया के कुछ समय बाद विलोप की क्रिया के कुछ समय बाद यदि अनुबंधन स्थापित करने की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाए, यदि अनुबंधन स्थापित करने की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाए, यदि अनुबंधन स्थापित करने की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाए, पुनः दोहराई जाए, तो अनुबंधित अनुक्रिया की अनुबंधित अनुक्रिया की पुनः प्राप्ति हो जाती है, अनुबंधित अनुक्रिया की पुनः प्राप्ति हो जाती है, पुनः प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। नंबर 3 लिखो, उद्दीपक सामान्यीकरण। स्टिमुलस जनरलाइजेशन। देख लो, आपकी मर्जी हो तो लिख लो, नहीं तो उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या है कि हिंदी में कुछ और शब्द भी लिख सकते हैं इनके लिए, हाँ एक ही रहेगा। उद्दीपक सामान्यीकरण लिखा, लिखो, लिखो, यदि यदि मिलते जुलते उद्दीपक द्वारा यदि मिलते जुलते उद्दीपक द्वारा वास्तविक उद्दीपक
मिलते जुलते उद्दीपक द्वारा वास्तविक उद्दीपक के समान अनुबंधित अनुक्रिया प्रदर्शित की जाए। अनुबंधित अनुक्रिया प्रदर्शित की जाए। उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। कॉमा लगा के लिख लो। उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। जैसे उदाहरण में लिखो, जैसे गुलाब वाला लिख ले। हाँ, समझ में आ जाएगा, आराम से लिखो। एक बालक बगीचे में गुलाब का फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। आजकल तो जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, इमोजी में सब कुछ आ जाता है। कृत्रिम गुलाब का फूल भेज देते हैं। हैं? मतलब गजब हो गया, सब कुछ ही कृत्रिम हो गया यार, बहुत गजब हो गया। एक बाप बेटे के मध्य भी संवाद हो रहा है ना, तो वो भी व्हाट्सएप से हो रहा है। पिताजी अपने बेटे को लिखते हैं कि बेटा वो सामान ले आना मार्केट से, और हाँ लिख देते हैं कि सामान ले आना। बेटा घर आ गया, दूसरे कमरे में, वो बाप दूसरे कमरे में। फिर वो पूछते हैं क्या सामान लाया क्या, फिर वो कहते हैं नहीं ला पाया पापा, सॉरी। फिर वो उधर से एक थप्पड़ की इमोजी भेजते हैं, मतलब मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया। फिर वापस वो भेजता है, वापस रोने की इमोजी, वाई 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 करते हैं, मतलब आपकी थप्पड़ से मैं रोने लग गया। मतलब क्या जमाना आ गया यार। हैं? अब आप सोच के देखो क्या क्या स्थितियां आ गई है, कैसे संस्कार डेवलप होंगे। लेकिन वो जमाना रहेगा, वैसे चलना पड़ेगा अपने। संस्कार क्या होंगे, सब कुछ कृत्रिम हो गए हैं। हाँ, आधुनिकीकरण हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया भाई, बहुत गजब की बात है। चीजें फायदेमंद भी, ऐसा नहीं फायदेमंद नहीं है, हैं भाई। अपना जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जानकारियां आती रहे, तो ये चीज़ें बहुत फायदेमंद भी है। स्कूल है, आपके स्कूल में एक ग्रुप बना हुआ है। आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली का एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो तो उस फैमिली ग्रुप में आप लोग डाल सकते हैं। तो फायदेमंद भी है, नुकसान भी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पहले वाले ज़माने से बुरा ज़माना आ गया है। ये तो है कि पहले वाले ज़माने से ज़माना तो अच्छा है। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, कल युग आ गया, नहीं ये आ गया, वो आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाले ज़माने से अब वर्तमान का ज़माना कहीं अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत आधुनिक है। पहले वाले बेचारे कुछ खाने पीने को तो वैसे ही कम था, पहनने ओढ़ने को भी नहीं था। एक ही ड्रेस को 10 दिन 15 दिन तक लगातार पहनते रहते थे, स्नान टाइम पे करते नहीं थे, और बासते रहते थे, बदबू आती रहती थी, चलते रहते थे। बैठने के लिए गाड़ी साधन नहीं था, पैदल चलते रहते थे। जो काम 15-20 मिनट में होता था, उस काम को करने में 15-20 दिन लगा देते थे वो। और कहते जमाना अच्छा। वो तो ये जो पुराने जमाने के डोकरे हैं ना, अपने आप को ये तसल्ली देने के लिए, वो तसल्ली इस बात की कि वो मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि यार हम तो पूरे उम्र पैदल चल गए और ये गाड़ी में चल रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए कहते हैं कि यार पहले वाला ज़माना बहुत अच्छा था, अब वाला ज़माना कोई है, अब वाला ज़माना अच्छा है। रोजाना नहाओ धो,
रोजाना नए नए कपड़े पहनो, डीओ का प्रयोग करो, अच्छा खाओ पियो, जब मर्जी हो तब स्विगी से मंगवा लो, भूख लगे तो। पहले भूख लगती थी तो क्या कोई इलाज नहीं था, फिर आटा वो लाओ, अनाज चाकी पीसो, उसके बाद में उसको बनाओ खाओ। अब आजकल ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, स्विगी को ऑर्डर किया आ गया। कितना अच्छा जमाना है। मुझे लगता है अब जब मर्जी की, जब ऑर्डर किया आपने, रेपिडो बुक करवा लिया, जब मर्जी हो जब जहाँ चले जाओ। हाँ मतलब पहले पैसों की वैल्यू थी, अब रही पैसों की वैल्यू इतनी, अब पैसों की वैल्यू वैसे ही है, वही स्थिति है। मैं यही सुनता था, मेरा दादा कहता था कि मैंने 2 रुपए में अपना पूरा मकान बना लिया था। ऐसे कहते 2 रुपए में मकान, उस समय 2 रुपए में या पट्टी बटीन या गार्डर वार्डर सब आ जाते थे। तो आजकल 200 रुपए में आ जाता होगा, 2000 रुपए में आ जाता होगा, 2 रुपए की जगह 2000 में आ जाती होगी एक पट्टी, भाई इतना ही अंतर हुआ होगा। अब हम कहते हैं कि यार हमारे दादा पागल थे यार, ले लेते ना उस टाइम, 2 रुपए में तो आ रही थी, 1000 रुपए की लेके रख लेता। तो उस समय 2 रुपए वाली वैल्यू थी, अब ले लो आप। अब आपको मैं बता दूं 20 साल बाद में वो 2000 वाली 20,000 में आएगी, 20 साल बाद में 2000 की 20,000 में ले लो आप, आपकी हिम्मत है तो सिचुएशन वैसी चलनी है। मुझे लगता है कि अच्छा काम हो गया। वर्तमान का जीवन सबसे सुनहरा, अब ये गोल्डन पीरियड गिना जाएगा मेरे ख्याल से। इससे आगे आने वाला तो हो सकता है कोई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इतनी ज़्यादा जनसंख्या की वजह से बहुत सारी स्थितियां बदल जाए उसमें, लेकिन अभी का जो जमाना है ना, ये जमाना क्या खूबसूरत जमाना है। स्वर्ण काल है ये, जमानों का स्वर्ण काल है ये। लिखो लिखो आप तो, है ना, ऐसा कभी नहीं सोचना कि पहले वाले जमाने अच्छे थे। हाँ डोगरों को कह देना हाँ अच्छे थे, आप वाला जमाना बहुत अच्छा था। हम डोगरे बनेंगे तो स्वीकार नहीं होगा हमसे, बच्चों की प्रगति हमसे देखी नहीं जाएगी, उनका सुख सुविधाएं हमसे देखी नहीं जाएगी, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा वाला जमाना अच्छा था। वो फ्रस्ट्रेशन में कहेंगे। अपन क्या कर रहे होते हैं, तर्कीकरण युक्तिकरण, मैं सिखाऊंगा आगे आपको। हाँ समायोजन की युक्तियां पढ़ेंगे ना। देखो अरे बहुत अच्छा जमाना पहले, मतलब कितना स्वतंत्र हो गए, कम से कम आदमी अपने अनुसार जीने लग गया। पहले यदि एक गले में घंटी गल गई ना, समाज उस घंटी को बांध के रखता था, बोले खोलनी नहीं है। और अब आदमी स्वतंत्र है, महिला स्वतंत्र है, उसको लगता है ना कि यार ये चिकडोल कोई काम का नहीं है। हाँ तुरंत एप्लीकेशन दी जा सकती है, पूरे जीवन सहन क्यों करे भाई, क्यों किया जाए मुझे बताओ। जब आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, जब सहन किया जा रहा है, तो पूरे जीवन क्यों सहन करें। कोई ये तो है नहीं कि इस पारी में सहन कर लें अगली पारी जी लेंगे, पारी तो एक ही मिली है ना, जीवन तो एक ही बार मिला है ना। जमाना सही है, जमाना गलत नहीं है यार। क्या चलो उल्टे सीधे रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहे हो ना तुम, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा। वो तो है ही नहीं, रिस्पॉन्स देने वाला चला गया, कौन दे रहा है। नहीं 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 नहीं, वो टीचनर तो है ही नहीं। विलियम जेम्स और विलियम वॉन्टर कहाँ गए। जेम्स प्रयोगशाला में। हाँ लिख लो, तुम तो लिख लो, जो जमाना है वो चलता रहेगा। बगीचे में हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कांटा चुभ जाता है, और उसे कांटा चुभ जाता है। और उसे कांटा चुभ जाता है तो बच्चा रोने लग जाता है। बच्चा रोने लग जाता है। अब घर में पड़ी, अब और कंटिन्यू करना है, उदाहरण पूरा नहीं हुआ है। अब घर में पड़ी गुलाब जैसी कोई भी लाल वस्तु देखकर
बालक रोने लगता है। ये क्या है? उद्दीपक सामान्यकरण। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए कुत्ता घंटी बजा रहे हैं, लार दे रहा है, फिर घंटी बजा रहे हैं, लार दे रहा है। एक दिन आपने घंटी की जगह सीटी की आवाज बजा दी, तो भी कुत्ता लार दे रहा है। इसका मतलब उससे मिलते जुलते और वास्तविक उद्दीपक में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वो लार दे रहा है। देखो ये क्या गजब लिख रहा है, सुनील लिख रहा है कि सर अगर वही कुत्ता यदि स्कूल के आगे से गुजर रहा है, स्कूल की घंटी सुनकर लार निकल जाए, उद्दीपक सामान्यीकरण है कि नहीं है? वो विभेद नहीं कर पा रहा है कि वो घंटी पावलोव वाली है या फिर घंटी स्कूल वाली है, दोनों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या बन जाएगा? वो उद्दीपक सामान्यीकरण बन जाएगा। अब लिखो उद्दीपक विभेदीकरण। अरे रहने दो, ये मुझे बता रहा है, ये मुझे कह रहा है कि सर आप विचार कर रहे हो क्या? मतलब खुद का घर तो बसा ही नहीं और दूसरों का घर उजाड़ने चला है। कौन सी स्कूल वाली घंटी? वो छुट्टी होने वाली घंटी है। हाँ, अनुबंधित हो जाते हैं। सामान्यीकरण यार वो तो अनुबंधन है, उससे आगे बढ़े ही नहीं हम। वो तो अनुबंधन है कि घंटी बजने का मतलब बच्चे भागेंगे। अब आपने घंटी चाहे 2 घंटे पहले बजा दो भले, तो भी बच्चे भागेंगे। ये तो अनुबंधन है, घंटी बजाते ही प्रतिक्रिया होना। बात समझ रहे हो ना? क्या दुनिया में कहीं भी किसी के सामने जाकर घंटी बजाओगे तो वो बैग लेके भागेगा क्या? वो तो अनुबंधन है। जो स्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया होनी थी ना, वो किससे करवा दी आपने? अब बच्चों को जाके बताना नहीं पड़ता है कि बेटा छुट्टी हो गई है, तुम बैग लेके भाग जाओ। बच्चों को केवल घंटी बजा दो, तो स्वाभाविक उद्दीपक की जगह कौन सा काम करवा दो आप? अस्वाभाविक उद्दीपक से वही काम करवा दो। अरे यही तो अनुबंधन है ना। अनुबंधन और क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपने घर में है, छोटे बच्चे हैं और कोई मेहमान आया, आपके घर में, आपने उस बच्चे को इशारा किया, ऐसे इशारा किया, यूं आंखों से इशारा कर दिया, बच्चा समझा नहीं। आपने बच्चे को कहा कि पानी लेके आ, वो बच्चा इशारे से नहीं समझा है, आपके बोलने से समझा। स्वाभाविक उद्दीपक दिया आपने, तो वो पानी लेकर आ जाएगा उस मेहमान के लिए। ये क्या बन जाएगा? आपका स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो बच्चा सीख जाएगा। अब जब भी घर में मेहमान आएगा ना, तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ इतना करेगा। बताओ ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया कैसी है? अस्वाभाविक। उद्दीपक भी कैसा है? अस्वाभाविक। क्या दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने आप जाकर यूं करोगे, पानी लेके आएगा क्या? वो है पानी लेकर आएगा क्या? इसका मतलब है जो स्वाभाविक उद्दीपक से काम होना था, वो किससे करवा लिया आपने? अस्वाभाविक उद्दीपक से करवा लिया। ठीक है। अच्छा, एक दिन उस बच्चे को आप इशारा कर रहे थे, तो इशारा यूं नहीं हुआ, यूं हो गया, फिर भी वो बच्चा, उसने सोचा पानी के लिए ही कहा है, वो पानी लेके आया। ये उद्दीपक सामान्यीकरण है। ये उद्दीपक क्या है? सामान्यीकरण। मतलब मिलता जुलता उद्दीपक भी आ जाए ना, तो भी उस पर वही क्रिया कर देना। लिखो मालदेव के साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ था? उद्दीपक सामान्यीकरण ही तो हुआ था। वो इसी वजह से तो रूठी थी, रूठी रानी। उद्दीपक सामान्यीकरण था वो। अब कौन समझाए रूठी रानी को? मैं होता उस टाइम जाके समझाता। मैं कह रहे वो उद्दीपक सामान्यीकरण है। हाँ है। हाँ, उस टाइम पावलोव भी नहीं था। लिखो उद्दीपक विभेदीकरण में लिखो, इसे बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। उद्दीपक विभेदीकरण। लिख लो, यदि वास्तविक उद्दीपक एवं मिलते जुलते उद्दीपक के मध्य
यदि वास्तविक उद्दीपक एवं मिलते जुलते उद्दीपक के मध्य अंतर स्थापित कर लिया जाए, अंतर स्थापित कर लिया जाए, उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। हो गया? जैसे लिख लो, कुत्ते द्वारा घंटी एवं सीटी की आवाज में अंतर करना। कुत्ते द्वारा घंटी एवं सीटी की आवाज में अंतर करना। एक बहुत है ना, वैसे ये भी लिख सकते हैं ना, गुलाब और गुलाब जैसी लाल वस्तु में अंतर करना, वो भी क्या बन जाएगा? उद्दीपक विभेदीकरण बन जाएगा। अगला लिख लो, समय कारक। लिखो, घंटे को क्या बोलेंगे? अनुबंधित। लिख लो, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक कोष्ठक में क्या लिखोगे? घंटी। एवं अनानुबंधित उद्दीपक एवं अनानुबंधित उद्दीपक क्या हो जाएगा? भोजन के मध्य उचित समय होना चाहिए। उचित समय होना चाहिए, वरना अनुबंधन स्थापित नहीं होगा। वरना अनुबंधित स्थापित नहीं होगा। जैसे हरगेन हाफ के अनुसार 0.5 सेकेंड। हरगेन हाफ, हाफ तो समझते हो ना? हरगेन और लिख लो। हाँ, हो गया? ये था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोनों के अनुसार देख लिया हमने, पावलोव और वाटसन। और शायद समझ में भी आ गया होगा ना, एक तो थॉर्नडाइक और एक पावलोव। दोनों में अंतर इतना है कि वो स्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया करवा रहा है और ये किससे करवा रहा है? अस्वाभाविक उद्दीपक से करवा रहा है। इतना सा दोनों में अंतर है। और ये ऐसी शब्दावलियां यदि पूछे तो इनको भी अपने को हल कर देना है। अब क्या बात है, चल रहा है क्या? ऑनलाइन चेक किया है। ये उद्दीपक स्वाभाविक, वो उद्दीपक अस्वाभाविक। चलिएगा, अब तीसरा कौन सा है? स्किनर का नाम बताओ सिद्धांत का। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ना। क्रिया प्रसूत, ये था अनुकूलित अनुक्रिया और वो था क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत एक नहीं है।
दोनों में ही अनुक्रियाएं हैं। लेकिन इस स्किनर में कुछ शब्दावली काम आएगी, जैसे स्किनर में मैं नाम लेऊंगा आपको प्रतिवादी अनुक्रिया, और इसमें नाम लेऊंगा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, फिर इसमें नाम लेऊंगा पुनर्बलन, तो आपको समझ आएगा नहीं कि यार ये है क्या। तो पहले कुछ शब्दावली को पढ़ते हैं, है ना, इस सिद्धांत से पहले, जो दो नंबर सिद्धांत के नहीं है, हम अलग से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाइए, सब हेडिंग लगाइए पुनर्बलन। पहले तो हम किसको जानेंगे, पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। अलग से लिख रहे हो ना, कुछ लोग मतलब एक लाइन की जगह नहीं छोड़ रहे हैं। जब एक टॉपिक हो जाए तो दूसरे टॉपिक में थोड़ा सा अंतर देना चाहिए ताकि अलग रहें। कई बार कुछ लाइन अलग से लिखने को मिल जाए, कोई उदाहरण आ जाए तो लिख लें हम उसमें। वो एक लाइन क्यों छोड़ दी, अलग कर दिया। लिखना नहीं पड़ेगा, ये सोच का प्रभाव पड़ता है। जो जितनी ज्यादा लाइन छोड़ रहा है ना बीच में, इसका मतलब उतनी ज्यादा विस्तृत सोच है उसकी, और जितनी कम छोड़ रहा है ना उतनी संकीर्ण सोच है उसकी। सोच का ही प्रभाव भाई, गलत थोड़ी कह रहा हूं। सोच के मैं कई उदाहरण देता हूं ना, मैं कई बार प्रयोग भी तो करता हूं ना। ऐसे प्रयोग किया था ना मैंने एक दिन, कौन सा, हाँ नहीं आप कहो तो दूसरा कर दूं मैं प्रयोग, हैं वो किया भी था ना मैंने यार, शायद बताया भी था आपको। अच्छा आप अपना पिछला पेज निकालो, रजिस्टर के पिछला पेज, लास्ट वाला, पिछला ही पिछला, ठीक है निकालो। देखिए बिना कुछ सोचे समझे ना, बिना उत्तर जवाब दिए, बिना मुझसे सवाल पूछे सुझाव पूछे, बिना पड़ोसी का देगी, उस पर एक गोला बनाओ। बिना किसी पड़ोसी का सहारा लिए मुझे वापस पूछे हुए आपको एक उस पेज पर गोला बनाना है। मैं कह रहा हूं बिना सवाल जवाब किए हुए सबको सब बनाओ और फिर अब मुझे दिखाओ। देखिए जिसने जितना बड़ा गोला बनाया ना उसकी उतनी बड़ी सोच है, जिसने जितना छोटा बनाया ना उसकी इतनी छोटी सोच है, संकीर्ण सोच है। हाँ छोटा बना के बड़ा बना दिया ना, हाँ भाई जिसने जितना, अब कईयों ने तो बाद में बनाया है, पहले बनाया ही नहीं है। कईयों ने बनाया ही नहीं है। जिन्होंने नहीं बनाया ना उनमें डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है उनमें। जिन्होंने नहीं बनाया है निर्णय ले ही नहीं सकते हैं वो लोग, वो तो वहीं फेल हो गए कि निर्णय नहीं ले पाएंगे। वो सोच तो कोई बहुत बात की बात आगेगी। किस किस ने नहीं बनाया था, हाँ तो निर्णय लेना सीख जाओ, टाइम पे डिसीजन लेना सीख जाओ, वरना पार्टनर राज करेगा आप पर। कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केट में जाके कहोगे गोभी 10 रुपए की मिल रही है, ले आऊं क्या? वो कहेगी नहीं नहीं दूसरी पे जाओ। समझ गए क्या? ये सोच का फर्क होता है ना, यही मनोविज्ञान है। पुनर्बलन, अब आ जाओ वापस, हैं प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल है, जीवन के अनुभव है ये जीवन के अनुभव। मेरे नहीं तो किसी साथी के हो सकते हैं यार, मैं देखता नहीं हूं क्या। कई लोग पूछते हैं, छोटी सी बात होती है फिर फोन करते हैं, बोले ऐसा कर लूं क्या? अरे कर ले भाई यार, तो कुछ तो सीख यार, तो कुछ तो इंडिपेंडेंट बन यार, कुछ तो निर्णय ले तो खुद भी। मैंने नहीं बनाया। तो भाई निर्णय लेना सीखो, नहीं लोग राज करेंगे आप पर। देखो डिसीजन मेकिंग ही सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा बताओ पुनर्बलन किसे कहते हैं? फेंको देखें। पुनर्बलन किसी के कार्य को
कार्य को करने पर उसके बाद मिलने वाली सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिपुष्टि, फीडबैक, क्या कहलाता है? पुनर्बलन। और कुछ बताओ, देखिए किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, मान लीजिए मैंने कोई कार्य किया और मुझे कोई प्रतिपुष्टि मिली, क्या वो पुनर्बलन है क्या? मिलने वाला परिणाम से ही पुनर्बलन हो जाएगा क्या? देखो, पुनर्बलन को बोलते हैं रेनफोर्समेंट, और पुनर्बलन जो देता है ना, उस तत्व को बोलते हैं पुनर्बलक, रेनफोर्सर, उस बल को बोलते हैं पुनर्बलक। अच्छा, ये पुनर्बलन ही समझ लीजिए ना आप, रेनफोर्समेंट। कोई दूसरा कार्य को करने के बाद तो हो गया, कोई दूसरा? सीखे हुए कार्य का आगे उपयोग नहीं, वो तो अधिगम, स्थानांतरण वगैरह अलग चीजें आ जाती, एक ही होगा और कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा, उद्दीपक जानते हैं क्या आप? प्रेरक जानते हैं क्या? प्रेरक या उद्दीपक क्या करता है? कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है ना। देखिए कितना आसान है। यदि ऐसा उद्दीपक या ऐसा प्रेरक या ऐसा उद्दीपक जिसको क्रिया से पहले दिया जाए, वह उद्दीपक कहलाता है, और ऐसा उद्दीपक जिसको क्रिया के दौरान या क्रिया के बाद दिया जाए, वह पुनर्बलन कहलाता है। कितना आसान सा शब्द है भाई, आप समझने का प्रयास कीजिए, टेक्निकल वर्ड है केवल। इतना सा अंतर है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, उससे पहले मैं आपको उद्दीपक दे रहा हूं तो वो उद्दीपक है, और कार्य कर रहे हो और कार्य करने के बाद यदि मैं आपको वो उद्दीपक दे रहा हूं तो वह पुनर्बलन है। देखो, मैंने आपको कहा, मैंने कहा आप में से कोई 20 सवाल याद करेगा ना, उसको मैं एक पेन गिफ्ट करूंगा। मैंने कहा कि कोई 20 सवाल याद करेगा, उसको मैं पेन गिफ्ट करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए, आपको वो सवाल याद करने के लिए प्रेरित किसने किया? पेन। पेन उद्दीपक है कि नहीं है? आप कार्य जो करेंगे वो किसके कारण करेंगे? पेन के कारण, उद्दीपक के कारण करेंगे। अब मान लीजिए आपने 20 सवाल याद कर लिए और मैंने आपको वो पेन दे दिया, वो पेन आपके लिए अब क्या बन जाएगा? पुनर्बलन बन जाएगा। फर्क सिर्फ इतना सा हुआ ना कि क्रिया करने से पहले उद्दीपक हो तो उद्दीपक ही कहलाएगा, लेकिन क्रिया के दौरान या क्रिया के बाद यदि वो उद्दीपक आपको दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? पुनर्बलन कहलाएगा। सिर्फ इतना सा अंतर है। देखिए, बिल्ली उछल कूद कर रही है। बिल्ली क्या कर रही है? क्यों कर रही है? उद्दीपक के कारण। किसके कारण कर रही है? उद्दीपक के कारण। बिल्ली प्रेरित किसके कारण हुई है? उद्दीपक के कारण। मछली के मांस के टुकड़े के कारण। वो उसके लिए उद्दीपक एक नहीं है। बिल्ली ने उछल कूद की, बिल्ली ने क्रिया कर ली, दरवाजा खोल लिया और दरवाजा खोल के जाके टूट पड़ी किस पर? मछली के मांस के टुकड़े पर। अब वो उसके लिए क्या है? पुनर्बलन है। तो एक ही चीज ना, सिर्फ जगह का, सिचुएशंस का अंतर है कि पुनर्बलन किस जगह कहेंगे, उद्दीपक किस जगह कहेंगे। स्टिमुलस तो होगा क्रिया करने से पहले, और वही स्टिमुलस क्रिया के दौरान या क्रिया के बाद क्या बन जाएगा? रेनफोर्समेंट बन जाएगा। अच्छा, मैं कहूंगा कि आप यदि 3 सवाल याद करोगे तो मैं आपको शाबाश दूंगा। आप मेरे शाबाश लेने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित हुए हैं। यह शाबाश अब तक क्या है? उद्दीपक है। यदि आप क्रिया कर रहे हैं और आपने 2 ही सवाल याद किए, तब मैं बीच में ही कहता हूं शाबाश, क्या बन गया? वो पुनर्बलन। तो क्रिया के दौरान या क्रिया के बाद यदि वो उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो वो क्या बन जाता है? लेकिन एक थोड़ी सी शर्त होती है इसमें। शर्त यह होती है कि यह उद्दीपक जो आपने क्रिया के दौरान या क्रिया के बाद उसको प्रस्तुत किया है ना, यह उस क्रिया की दर को प्रभावित करना चाहिए। ऐसा उद्दीपक या प्रेरक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाए और वह क्रिया की दर को प्रभावित करे, वह पुनर्बलन कहलाता है। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे उद्दीपक भी होते हैं जो क्रिया के बाद आपने प्रस्तुत कर दिए, लेकिन वो क्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। वो क्रिया की दर को प्रभावित, जैसे समझ के देखिए। अच्छा, मैं आपके सामने एक शब्द काम में ले रहा हूं, पुरस्कार। क्या शब्द काम में ले रहा हूं? पुरस्कार। मैं आपके सामने एक शब्द काम में ले रहा हूं, दंड। पुनर्बलन है क्या ये? पुरस्कार और दंड पुनर्बलन है क्या? पुनर्बलन है। अच्छा, एक लाइन बोलूं क्या मैं? सभी पुरस्कार और दंड पुनर्बलन होते हैं। सही है? सभी पुरस्कार और दंड पुनर्बलन होते हैं।
होते हैं। अच्छा, सकारात्मक नकारात्मक को भूल जाइए, दंड काट दीजिए। सभी पुरस्कार पुनर्बलन होते हैं? ये जरूरी नहीं है। केवल वही पुरस्कार और दंड पुनर्बलन होता है जो क्रिया की दर को प्रभावित करता है। पुनर्बलन निश्चित रूप से वही होगा जो क्रिया की दर को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, क्रिया को बढ़ाएगा। क्रिया की दर को प्रभावित करने का मतलब क्या है? क्रिया को बढ़ाएगा। पुनर्बलक हमेशा क्रिया को क्या करता है? बढ़ाता है, क्रिया में ग्रोथ करता है, हमेशा हमेशा वृद्धि करेगा। और ऐसा कोई भी उद्दीपक आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो ना जो क्रिया की दर पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, वो पुरस्कार तो है लेकिन पुनर्बलन नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको, आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं ना, उसके बाद में मैं आपको कह रहा हूं शाबाश, फिर आप कोई क्रिया कर रहे हैं ना, उसके बाद मैं कह रहा हूं शाबाश, आप क्रिया करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। एक दिन आप बोर हो जाओगे, बार बार क्या रही है शाबाश शाबाश, क्यों टाइम पास खराब कर रहा हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको कितना ही शाबाश दे रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए शाबाश पुरस्कार है कि नहीं है? क्या आपकी क्रिया करने की दर को बढ़ाया क्या उसने? मैं रोज आपको एक चॉकलेट दे रहा हूं, आप याद कर रहे हैं मैं चॉकलेट दे रहा हूं, आप याद कर रहे हैं चॉकलेट दे रहा हूं, आप कहते हैं यार ये चॉकलेट चॉकलेट क्या हो जाएगा, चॉकलेट मार्केट से ले आऊंगा 10 रुपए में, एक साथ इतनी आ जाएगी, बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्या मेरे उस पुरस्कार देने से बच्चे की क्रिया की दर में कोई प्रभाव पड़ा क्या? अच्छा, दंड के साथ भी ऐसा ही होता है। दंड के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना क्लास में जो निहायती होते हैं और निश्चित रूप से रोजाना उनका काम होता है कि पीटना, तो रोजाना रोजाना पीटते हैं। वो बुलाओगे, सवाल पूछोगे, याद नहीं करके लाओगे, आपको पता है किसको पीटना है, क्लास में पता रहता है आपको, पूछोगे खड़ा हो जाएगा और आगे आएगा, आगे आगे बिना पूछे ही हाथ सामने, बिना कुछ कहे ही हाथ सामने। आपने 2 3 4 जो डंडे मारने थे ना, वो डंडे मारे और बच्चा वापस घूमेगा, यहां खड़ा है, वापस घूमेगा और क्लास की ओर आंख मारेगा ऐसे। इसका मतलब वो कह रहा है कि अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने रोजाना का काम है। क्या उसने उसकी क्रिया की दर को प्रभावित किया है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं कि सभी पुरस्कार और दंड होते हैं ना वो पुनर्बलन होते हैं? नहीं होते हैं। पुनर्बलन वह होता है जो क्रिया की दर को प्रभावित करे। दोनों शर्तें ध्यान रह जाएगी ना, लिखो एक लाइन में, एक लाइन में लिखो, ऐसा उद्दीपक या प्रेरक, ऐसा उद्दीपक या प्रेरक, देखो कोई भी क्लास की ओर आंख मार सकता है क्या? मनोविज्ञान मार सकता है, यही तो मनोविज्ञान है ना। मनोविज्ञान इसे ही कहते हैं। बवंडर हो जाए ना, बवाल हो जाए, बोले सर गलत कर दिया आपने ना, अब कर लो कुछ। हाँ, आप नहीं, मनोविज्ञान, केवल मनोविज्ञान। हाँ, ऐसा उद्दीपक या प्रेरक जो क्रिया के दौरान, ऐसा उद्दीपक या प्रेरक जो क्रिया के दौरान या क्रिया के बाद दिया जाए एवं क्रिया की दर को प्रभावित करे, एवं क्रिया की दर को प्रभावित करे, अर्थात, अब इन दोनों का ही एक निचोड़, अर्थात उस अनुक्रिया के, उस अनुक्रिया के भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाए, उस अनुक्रिया के भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाए, संभावना को बढ़ाए, पुनर्बलन कहलाता है।
ऐसा उद्दीपक या प्रेरक जो क्रिया के दौरान या क्रिया के बाद दिया जाए और क्रिया की दर को बढ़ाए। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा उद्दीपक या प्रेरक होता है जो उस अनुक्रिया के भविष्य में होने की संभावना को हमेशा क्या करता है, बढ़ाता है। उस प्रेरक या उद्दीपक को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्बलन बोलते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखो अलग से, पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। बता सकते हैं कि आप कौन कौन सा होता है? लिखना नहीं है एक बार। एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। एक होता है सकारात्मक और एक होता है, बताओ सकारात्मक क्या होता है? जो क्रिया की दर को बढ़ा दे। और नकारात्मक क्रिया की दर को घटा देता है, प्रभावित नहीं करता, वो तो पुनर्बलन ही नहीं होता है। क्रिया की दर को घटा देता है, घटाना तो है ही नहीं। पुनर्बलन का काम ही बढ़ाना है, हमेशा क्रिया की दर को बढ़ाना ही है, घटाना है ही नहीं। ये पुरस्कार और ये दंड बहुत गलत है। आप लोग नहीं समझ पाए, यही तो समझाना होता है ना। अच्छा, ऐसा उद्दीपक, ध्यान रखिए, ऐसा उद्दीपक जिसको देने से, ऐसा उद्दीपक जिसको देने से क्रिया की दर बढ़ती है, सकारात्मक पुनर्बलन होता है। और ऐसा उद्दीपक जिसको हटाने से क्रिया की दर बढ़ती है, नकारात्मक पुनर्बलन होता है। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ऐसा उद्दीपक जिसको बालक को दोगे आप, जिसको बालक को दोगे तो क्रिया की दर बढ़ जाएगी, क्या होगा, सकारात्मक पुनर्बलन। और ऐसा उद्दीपक जिसको हटाओगे तो क्रिया की दर बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। नंबर 1 लिखिए, समझाऊंगा अभी, अभी नहीं समझे आप लोग। पुनर्बलन के प्रकार लिखे, क्या लिखा आपने, दो प्रकार का होता है ना। नंबर 1 लिखो, सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन लिखो, ऐसा उद्दीपक जिसे देने पर, देने पर मतलब प्रदान करने पर, जिसे देने पर उद्दीपक जिसे देने पर अनुक्रिया की दर बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ध्यान रहेगा। फिर इसी में लिख लो, इसे पुनः दो भागों में बांटा जाता है। इसे पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक कौन सा होता है, प्राथमिक पुनर्बलन, और एक होता है द्वितीयक या गौण। दो भागों में बांट लो। अच्छा, दो भागों में बांटा है ना आपने, इसमें नंबर 1 लगा के लिखो, प्राथमिक पुनर्बलन। गौण या द्वितीयक, कोई अंतर कर सकता है क्या? प्राथमिक कौन सा होता है और द्वितीय कौन सा होता है? क्या? जो अभिक्रिया के दौरान दिया जाए वो प्राथमिक, और अभिक्रिया के बाद दिया जाए वो द्वितीयक। एक आइडिया तो लगाया, दूसरा आइडिया लगाओ। निश्चित समय के बाद दिया जाए, मजा नहीं आया।
प्राथमिक को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी और उसको बोलते हैं सेकेंडरी। आपको समझाऊं क्या? व्यक्ति का ऐसा पुनर्बलन जो आंतरिक होता है, जो कैसा होता है, जो कैसा होता है, आंतरिक होता है। जो आंतरिक का मतलब जन्मजात होता है, जो शरीर के लिए आवश्यक होता है, शारीरिक बोलते हैं, या जो जैविक होता है। और ये पुनर्बलन केवल 5 पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास मतलब भोजन, भोजन, पानी, काम, नींद और मलमूत्र त्याग, मलमूत्र विसर्जन। मतलब प्राइमरी मतलब वह पुनर्बलक जिनके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, प्राथमिक होता है, प्राइमरी होता है। यह तो प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा पुनर्बलन शरीर को नहीं मिला तो व्यक्ति शरीर काम करना नहीं, क्रिया अनुक्रिया करना नहीं, बंद ही कर देगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखो शरीर में भोजन की कमी हुई है तो मुझे बताओ पुनर्बलन के रूप में क्या मिलना चाहिए? भोजन मिलना चाहिए। और जैसे ही भोजन मिलेगा बताओ अनुक्रियाओं की दर में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और यदि नहीं मिलेगा तो आदमी मर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए प्राइमरी एक नहीं है ये चीज, वो प्राथमिक है। ये आंतरिक होते हैं, ये जन्मजात होते हैं, ये शारीरिक एक नहीं है, जैविक एक नहीं है। अच्छा ऐसे पुनर्बलन सकारात्मक पुनर्बलन जो वातावरण से अर्जित होते हैं, बाह्य होते हैं। कैसे होते हैं? बाह्य होते हैं। इनको यदि ये नहीं मिले व्यक्ति को तो इनके बिना व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन यदि मिल जाए तो व्यक्ति का विकास हो जाता है, मिल जाए तो व्यक्ति का विकास हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझाऊं तो आप समझाओगे, जैसे नौकरी, जैसे कोई पद, जैसे प्रशंसा, जैसे पुरस्कार, जैसे विवाह, जैसे गाड़ी, जैसे बंगला। बताओ है कि नहीं है? क्या इनके बिना आदमी मर जाएगा क्या? लेकिन यदि ये प्राप्त कर लेगा तो मुझे बताओ उसकी अनुक्रियाओं की दर में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? ये सकारात्मक पुनर्बलक है। लेकिन सकारात्मक में कौन से हैं? गौण है। ये द्वितीयक है, सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। ध्यान रह जाएगा। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जिसको प्रदान करने से क्रियाओं की दर में वृद्धि हो रही है तो सकारात्मक। लेकिन ये प्रदान करने वाले पुनर्बलक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक कौन से होंगे? जैसे जो जन्मजात होंगे, जो आंतरिक होंगे, जो जैविक होंगे, शारीरिक होंगे, आपको सीखना नहीं पड़ेगा, उनके बिना आदमी खत्म हो जाता है। और दूसरे गौण कौन से होंगे? जो वातावरण से अर्जित होंगे, एक दूसरे से देखकर सीखेंगे कि यार मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी पद चाहिए, प्रशंसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ये सारी चीजें, विवाह चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। ये सारी चीजें हमने कहां से सीखी है? वातावरण से अर्जित की है। लेकिन क्या इनके बिना आदमी जिंदा नहीं रहेगा? क्या जिंदा तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कुल मिला के सकारात्मक पुनर्बलन कितने प्रकार का हुआ? 2। एक आपने क्या लिखा है? प्राथमिक। लिखो ऐसा पुनर्बलन सकारात्मक में, प्राथमिक में लिख रहे हैं हम लोग। हाँ, ऐसा पुनर्बलन जो जन्मजात होता है, इसे आंतरिक, शारीरिक, ये कह रहे हैं सतत पुनर्बलन और सकारात्मक पुनर्बलन एक ही होता है क्या? सतत पुनर्बलन प्रदान करने की विधि है, मेथड है, और सकारात्मक पुनर्बलन का प्रकार है, बहुत अंतर है। वो विधियां भी बताऊंगा मैं आपको। मेथड अलग होती है कि पुनर्बलन दोगे कैसे, भोजन कैसे दोगे आप, टुकड़ों के रूप में दोगे, एक लगातार दोगे, एक साथ ही दोगे, थोड़ा थोड़ा दोगे, एक लिक्विड दोगे, एक ठोस दोगे, वो अलग बात है। पुनर्बलन प्रदान कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, वो अलग बात है। पुनर्बलन होता है क्या है? पहले तो लड़ाई इस बात की चल रही है अपने। ऐसा पुनर्बलन जो जन्मजात होता है इसे आंतरिक, शारीरिक या जैविक पुनर्बलन भी कहते हैं।
जैसे भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र, त्याग। हो गया। दूसरा क्या लिख लोगे? गौण या द्वितीयक। गौण या द्वितीयक। लिखो, ये वातावरण से अर्जित होते हैं, ये वातावरण से अर्जित होते हैं, अतः इन्हें बाह्य पुनर्बलक कहते हैं। अतः इन्हें बाह्य पुनर्बलक कहते हैं। जैसे लिख लो उन 5 के अलावा जो भी याद आए। नौकरी, पद, प्रशंसा, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, विवाह, गाड़ी, बंगला। नौकरी, पद, प्रशंसा, पुरस्कार, विवाह, गाड़ी, बंगला, आई लव यू, मतलब प्रेम। मनोविज्ञान कुछ भी करवा सकते हैं, ये सब मनोविज्ञान के ही क्रियाक्रम है। क्या हो गया रे? हैं? अरे तो भावनाएं बाहर आती है, मैं इंसान नहीं हो गया, मेरी भावनाएं नहीं है क्या? हाँ। मुझे क्या समझ रखा आपने? आपने क्या समझ रखा? मेरी फीलिंग्स नहीं है। हाँ, मैं भी तो इंसान हूं ना। वो बात की बात है कि भाई ये मजदूरी तो अलग कहानी है। अरे मतलब इतना भी ऊपर नहीं उठा हूं। आपको क्या लगा जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के सलीम की गली में? ना ना, इतना भी ऊपर नहीं उठा हूं। वो कहावत सुनाई थी ना मैंने, वो शीशा तोड़ दिया था बच्चे ने, बोले तेरे बच्चे ने मेरे घर का शीशा तोड़ दिया। बोले गेला है ये तो, कि गेला है ये तो, कि यार गेला है तो अपने घर का क्यों नहीं तोड़ा? अरे बोले इतना भी गेला नहीं है। गेला मतलब बावड़ा। हाँ तो ठीक है, ऊपर उठ गए, लेकिन यार इतना थोड़ी उठ गए। अरे मैं तो बता रहा हूं रे, आपको समझा रहा हूं रे। पहला पुनर्वलन कौन सा है? दूसरा लिखो नकारात्मक। दूसरा लिखो नकारात्मक। अच्छा, सकारात्मक क्या होता है? जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की दर बढ़ती है। और नकारात्मक जिस उद्दीपक को हटाने से। लिखो, उद्दीपक को हटाने से अनुक्रिया की दर बढ़ जाती है। उद्दीपक को हटाने से अनुक्रिया की दर बढ़ जाती है। अनुक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे अब बताओ मुझे उदाहरण, बताओ। हाँ, उस डर को हटाते हैं। हाँ हाँ हाँ, डर को हटा देना ही है। हाँ हाँ, डर को हटा देना ही है।
भाई मुझे एक बात बताओ, बच्चा कह रहा है कि बच्चे को आपने कहा कि बेटा तू पानी लेके आ, अंधेरे का टाइम है, वो बच्चा कहेगा नहीं मुझे डर लगता है। किससे लगता है? बोले अंधेरे से लगता है। बोले आपने लाइट ऑन कर दी, बताओ उस अंधेरे नामक उद्दीपक को आपने हटाया कि नहीं हटाया? बताओ अनुक्रिया की दर में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा आप पढ़ रहे हो, पढ़ते 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 मान लीजिए आपको नींद आ गई, नींद आ रही है भयंकर रूप से, ये नींद नामक उद्दीपक को यदि आपने हटा दिया, एक चाय की चुस्की ले ली, बताओ अनुक्रिया की दर में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा मान लो आप चल रहे हैं और चलते चलते भयंकर भयंकर तेज रोशनी आ रही है आपकी आंखों में, आप चल नहीं पा रहे हैं, मतलब तेज रोशनी आ रही है आंखों में, आपने वो काला चश्मा लगा लिया, रोशनी को हटा दिया साइड में, बताओ आप अनुक्रिया की दर में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? भाई सर्दी लग रही है आपको भयंकर रूप से, कार्य नहीं कर पा रहे हैं और आपने जैकेट पहन लिया, बताओ उस सर्दी को उद्दीपक को हटाया कि नहीं हटाया साइड में? और उद्दीपक के हटाने से आपने क्रिया की दर में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो उद्दीपक को प्रदान करने से, यदि उद्दीपक को देने से क्रिया की दर में वृद्धि हो तो वो तो सकारात्मक होता है, और उद्दीपक को हटाने से यदि क्रिया की दर में वृद्धि हो तो क्या बन जाता है? वो नकारात्मक बन जाता है। बात समझ पा रहे हो? लिखो, जैसे रोशनी से बचने के लिए, ये तेज लिखो ना यार, सामान्य रोशनी से कौन बचना चाहता है? तेज रोशनी, तेज रोशनी से बचने के लिए चश्मा पहनना, चश्मा पहनना, कोमा लगा के लिखो। अगला उदाहरण लिखो, कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना, कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना, तेज धूप से बचने के लिए छतरी पहनना। ओढ़ना होता है क्या? मैं नहीं जानता हूं। छतरी लगाना तो होगा ही नहीं है ना, लगाना मतलब तो एक जगह लगा के आ गए आप आगे चल रहे हैं, या तो पहनना होगा या ओढ़ना होगा। ओढ़ना होगा। बेटा ऐसे नहीं लगती है, दोनों भरी हो ना, दोनों जेब भरी हो ना, इधर से भी और उधर से, हाँ, तब जाके समुद्र के बीच में छतरी लगती है। तेज धूप से बचने के लिए छतरी ओढ़ना। और कुछ याद आ रहा है क्या आपको? टाइम हो गया? हाँ, तो सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहनना, ठीक है। अभी पुनर्बलन पूरा नहीं हुआ है ना, कल पढ़ेंगे। थैंक